हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं जीआईसी लेक्चर केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है आज 19 तारीख को, उसका कंप्लीट पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। उसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे और आंसर की भी रिलीज करेंगे। जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें क्या है, आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट हो, उसमें क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनकी नंबरिंग अलग होती है। तो यदि आप वीडियो मेरा पूरा देखते हैं तो आपका सेट कोई भी होना, हम सेट ए डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका सेट ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, आप उससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन रियल में सही हो रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीआईसी लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ है। पहला क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन 1 क्या है, हड़प्पीय पूरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? यह क्वेश्चन है सेट ए का पहला क्वेश्चन है। हड़प्पीय पूरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? इसमें बड़ा ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन गलत है। एक्चुअली इसका ऑप्शन सही होगा, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, तो ये ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है स्टार मार्क में है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है, बाल भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था? इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन बी होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या क्वेश्चन बेटा, बाल भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया था? तो बृहदत्त का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? क्या क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो इसमें ऑप्शन जो है थर्ड का सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या होगा? सी, कि फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने अमानवीय दंड बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन ये, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सा मुगल बादशाह था जो सर्वप्रथम पेंशन भोगी बना? उसका ऑप्शन ए होगा अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा? ए, अकबर द्वितीय वह पहला मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? इसमें आंसर होगा आपका चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने। ऑप्शन डी होगा, चित्तरंजन दास और एम के गांधी ने प्रेरित किया सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन ए है, तिरोत सिंह। 6 का ऑप्शन ए होगा, तिरोत सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? क्वेश्चन 7 है, इसका ऑप्शन बी है, दसलपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर 8, इसका क्या है, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां कौन शासक था? क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्नौज पर गजनवी के आक्रमण के समय वहां शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 8, उसका ऑप्शन होगा 8 का ए, राज्यपाल। 8 का क्या है? ए, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य काल में उत्तर प्रदेश में किस जनपद में को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? किस जनपद को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है, जौनपुर को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन डी है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन डी, 10वें का ऑप्शन डी है। अगला क्या है, आरबीआई द्वारा किन बैंकों पर जुलाई 21 में, कितने बैंकों पर जुलाई 21 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया गया 2021 में, मतलब जुलाई 2021 में? 14 बैंकों पर। कितने बैंकों पर? 14 बैंकों पर। तो 11वां क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री।
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 क्या है? असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। 2000 के प्रकाशित की गई, उसका आंसर है ऑक्सफैम के द्वारा। 13वें का ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए, ऑक्सफैम के द्वारा असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई ऑक्सफैम के द्वारा। अगला क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन 14 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कब की गई? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? 2016 में, ऑप्शन सी। 2016 ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी है, ग्रामीण उद्योग। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी है, ग्रामीण उद्योग। क्या क्वेश्चन था बेटा? निम्नलिखित में कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठन नहीं है? तो उसमें क्या होगा? ग्रामीण उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? क्या है क्वेश्चन बेटा? वर्ष 21-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन 16, उसका ऑप्शन बी सही है, गांवों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण। तो उसका है ऑप्शन बी, 16 का ऑप्शन बी, गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया गया? 17 क्वेश्चन है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा विनियमित किया गया? 17 क्वेश्चन, उसका ऑप्शन बी, सेबी के द्वारा। तो 17 का ऑप्शन बी से। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, 18 क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? बैंक में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? क्वेश्चन नंबर 18, इसका ऑप्शन सी है, गोइपोरिया समिति है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? भारत के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश कितना भौगोलिक प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 19, उसका ऑप्शन ए सही है, 7.33। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या है? नोएडा। मतलब 20 का ऑप्शन बी है, नोएडा नंबर 1 पर रहा शीर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 21, बट आपका ऑप्शन मतलब सीरीज कोई भी हो, ए बी सी डी कोई भी सीरीज हो, क्वेश्चन हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को देखकर आंसर कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग नहीं है? मुख्य उद्योग कौन सा नहीं है भाई? 21 है। ऑटोमोबाइल जो है, सीमेंट, चीनी, कपड़ा है, लेकिन ऑटोमोबाइल नहीं मुख्य उद्योग है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑटोमोबाइल इसका मुख्य उद्योग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? 22वां क्वेश्चन, 22वें का डी जैता जो है यहाँ का लोक नृत्य नहीं है, तो 22 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन नंबर 23, सी रंगाराजन। 23 का जो है बी ऑप्शन होगा, सी रंगाराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें बेटा क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आसाम, और उसमें दे रखा है कितनी राज्यसभा सीटें हैं, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आसाम में 6 सीट दिखा रहा है बेटा, आसाम में 6 सीट नहीं, आसाम में सीटें 6 राज्यसभा की नहीं है, तो ऑप्शन 24 का ए सही होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 क्या है? निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? कौन सा अनुच्छेद है भाई? 25 क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए सही है, 25 का ऑप्शन ए। 43A जो है वह
कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 26 क्वेश्चन नंबर भाई 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के वित्त विधेयक को कितने दिन तक लंबित कर सकता है? वित्त विधेयक को कितने दिन तक लंबित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 उसका ऑप्शन है 14 दिन तक। ऑप्शन बी सही है, 14 दिन तक कर सकता है। और क्या? क्वेश्चन 27 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 165। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए होगा। अगला देखिए 28 क्या है? मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया। 28 क्वेश्चन 28वें का है सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 28वें का सी, मेरे हिसाब से इसका आंसर है ना, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ताप, विद्युत ग्रह और राज्य दे रखा है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 का डी सही है। गढ़रावा आंध्र प्रदेश ये ठीक नहीं है, 29 ये आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन पूछा का सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, 29 का डी। अगला 30 क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है मैच करने के लिए। तो 30 का ऑप्शन क्या सही है? 30 का ऑप्शन है बी, जो 30 का बी सही है। अब हम बात करते हैं आगे। निम्नलिखित में किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो जाम्बिया है। 31 का ऑप्शन है डी, मध्य रेखा नहीं गुजरती। 31 का ऑप्शन डी। 32 क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस स्थान जनपद में स्थित है? मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में स्थित है। तो 32 का हो गया बी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी अंदर नहीं पाई जाती? कौन सी जनजाति वाराणसी अंदर नहीं पाई जाती? वह सहरिया। तो 33 का ऑप्शन है सी, सहरिया। अगला क्या है? 34 पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा किसने दी थी? 34 का ऑप्शन सी, ए.जी. टांसेले ने दी थी। तो 34 का ऑप्शन है सी। 35 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण संयुण है? कौन सी फसल है? 35 क्वेश्चन 35 का बी, मटर। 35 का बी। खड़ी फसल की कटाई करने में से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। 36 का डी, रिले खेती। 36 का डी, रिले खेती। 37 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? 37 का ए, ऊंचे वाले क्षेत्र यानी ऊपरी क्षेत्र। 37 का ए। सौर ऊर्जा का कारण है? 38 का ए, फ्यूजन सही है। 38 का ए, 38 का ए फ्यूजन। 39 का है सी। 39 क्वेश्चन नंबर 39 में मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को पूछ रखा है। तो इसका ऑप्शन जो है 39 का सी है। 39 का सी ऑप्शन मतलब 20 आपका विलुप्त संख्या है सी, 40। 40 मीटर शब्द के विषम युग्म चुनिए। मृत्यु रोग, अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन, मृत्यु रोग। ये ऑप्शन ये मतलब विषम है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। बेटा ये आपका जीएस का पोर्शन है जो मैंने थोड़ा प्रयास करके नेट से और अपने मित्र की सहायता से किया है। इससे आपने मैच कर लिया कि सेक्शन ए का है, सेट ए का है, मैंने क्वेश्चन बोला है, आप उससे मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग से आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब केमिस्ट्री का सोल्यूशन मैंने किया है। तो केमिस्ट्री में आपको इसमें होता है कुछ क्वेश्चन में आपको आंसर में गलती हो सकती है, लेकिन केमिस्ट्री का हमने पूरा अच्छे से प्रयास किया है, उसमें कोई गलतियाँ नहीं होंगी। तो हम लोग इसके बाद केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसे कॉपी कर लिया होगा आपने। तो केमिस्ट्री का हम लोग करेंगे। केमिस्ट्री में आपको हम सोल्यूशन देंगे, कौन सा ऑप्शन हम ऑप्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको कोई भी सेट होगा, ऑप्शन आपको बताएंगे हम, तो उससे आप आराम से मैच कर सकते हैं। तो ये करके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने पहले कहा निगेटिव मार्किंग थी, हमने इसलिए अलग से वीडियो दिया था कि आपको कितना ध्यान रखना है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ये क्वेश्चन 2.5 नंबर के मैंने बता रखा है, बहुत ध्यान से करना था, मुझे उम्मीद है। और सबसे खुशी की बात आपको बताने हुए हो रहा है मैं कि जो मैंने लेक्चर दे रखे हैं, जिस बच्चे ने मेरा पूरा लेक्चर देखा होगा, 80 क्वेश्चन में कम से कम 70 to 75 क्वेश्चन
से ऊपर मेरे डैड उस वीडियो से आए हैं। जिसने भी मेरा पूरा वीडियो देखा है वो अच्छे समझ रहा है कि 70 से 75 क्वेश्चन उस वीडियो से आए हैं। तो इसने अच्छे से तैयारी की होगी उस वीडियो से, उसके लिए बहुत बेनिफिट हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ता चलूँगा और साथ में हम लोग करते चलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन हम बोलेंगे आपको साथ में, आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि आपको बताना है इसमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो वी एवरेज बताना है आपको, वी एवरेज बताना है आपको। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका √8RT/πm। ये इसको 1/2 के फॉर्म में दिया है, तो ये होगा आपका 8RT/πm का 1/2। ये ऑप्शन इसमें 8RT/πm, ऑप्शन बी सही है। क्या ऑप्शन सही है? बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 41 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें मैच करना है। देखिए मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन थे कभी भी आपको मिलता है उसमें ध्यान रखिए। इसमें पहले आप देखिए कौन सा आपको आ रहा है, जो आ रहा है पहले उसे मैच कर लिया, आंसर मैच हो जाता है। मैच द फॉलोइंग टफ लगता है लेकिन होता बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 42 मैच द फॉलोइंग है। उसमें बड़ा क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। हम उसको टीसी से कह रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 बता रखा है मैंने, कैसे शेप पढ़ाया था वहां बताया था। अगला क्या है आपका बॉयल टेम्परेचर, टीबी। हमने टीबी मतलब बॉयल टेम्परेचर, वो क्या होता है? वो होता है A/RB। ये सब हमने बता रखा है। फिर इन्वर्ट टेम्परेचर है TI। ये क्या होता है? ये होता है 2A/29 नहीं बटे, तो 29 समझिए, ये 2A/RB। और अगला आता है रिड्यूस टेम्परेचर TR, रिड्यूस टेम्परेचर। ये आपका है T/TE। ये नहीं पता था, बाकी ये तीनों आपको बता रखे हैं। तो मैच कराएंगे जब, तो इसमें जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ऑप्शन ये निकल के आएगा। ऑप्शन इसका सही होगा 42 का ए। क्या सही होगा? ऑप्शन ए। क्या सही कैसे होगा? इसमें कोड है आपका ABCD, तो इसमें जो मैच करेगा होगा 4 1 2 3। ऑप्शन ए सही है 42 क्वेश्चन का। और ये मैंने रीजन दे रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 RB, बॉयल टेम्परेचर A/RB, इन्वर्जन टेम्परेचर 2A/RB। ये आपको मान लीजिए नहीं बताया गया तो आप 3 मैच कर गए तो आप आसानी मैच कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन मैंने रियल आंसर लिखा है बेटा, ये क्रॉस करा के मैंने वो नहीं पूरा लिखा है। तो ये आपका होगा 42 का ऑप्शन सही होगा ए। तो कॉपी कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं हम। 43 क्वेश्चन बेटा ऑप्शन इसमें क्या रखा है, पूछ रखा है NaCl हैज फेस सेंटर क्यूबिक लेंस है, ठीक है। हाउ मेनी Na+ एंड Cl- आर प्रेजेंट इन देयर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होंगे ये पूछ रखा है। एक यूनिट सेल में कितने NaCl वो प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल में, कोऑर्डिनेशन में पूछ रखा है ये आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा 6:6। ऑप्शन डी सही होगा 6:6। नंबर हाउ मेनी Na इन यूनिट सेल। अच्छा यूनिट सेल का पूछ रखा है, सॉरी यूनिट सेल का पूछ रखा है इसमें। तो ध्यान रखिए यूनिट सेल में क्योंकि FCC उसने बता रखा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल रखा है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा। क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि कितने से कितने जुड़े हैं, मैं 6 की बात करता है तो इसी मतलब वो कोऑर्डिनेशन में होता है कि एक Na कितने Cl से जुड़ रखा है। तो पूछ रखा है कि एक यूनिट सेल में आपका क्या है कितने होंगे। तो इसमें आपका साफ साफ होगा क्या 4:4 Na+ = 4 और Cl- = 4। Na+ = 4 Cl- क्योंकि इसमें मतलब एक यूनिट सेल में पूछ रखा है उसने, कोऑर्डिनेशन मैंने पूछा है, उसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 44। अगला क्वेश्चन 44 है, मैक्सवेल इक्वेशंस हो रखा है 44। इसको हम करते हैं, पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ। क्वेश्चन 44 की बात हम करते हैं। ये मैक्सवेल इक्वेशन से होना था, ये हमने नहीं बताया था कि आपने पढ़ा अपने से तो कर लिया होगा। ये एक चीज़ है जो फिजिकल आपको हमने नहीं बताई थी, लेकिन जिसने तैयार किया होगा उसने कर लिया होगा। मैक्सवेल इक्वेशन से हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन 44 की बात की जाए तो ये आपका बेटा इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा था, हम उसमें रियल आंसर मिला के दे रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा। सेट ए में ऑप्शन डी सही है, हम रियल आंसर लिख रहे हैं, आप उससे मैच करा लीजिएगा। ऑप्शन डी सही है, जो सेट सही होगा ऑप्शन डी का वो ये है
ए बी सी डी कोड होंगे और उसमें होगा 1 4 3 2। अब मैं उसमें लिख दे रहा हूँ क्या क्या है। इंटरनल एनर्जी मैं मिला दे रहा हूँ। इसके लिए होगा डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी। दूसरा है आपका एंथैल्पी डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी। अगला क्या है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन में क्या है डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट डेल एस बाई टी इक्वल टू डेल टी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। अगला क्या है फिर है गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन इसमें क्या बेटा गिब्स फंक्शन आपका है डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो आप मैच करा सकते हैं बेटा। क्वेश्चन 44 में मैच द फॉलोइंग था, हमने आपको रियल आंसर दे दिया है। किससे क्या होगा सेट बता दिया, ऑप्शन डी सही होगा। तो आपका जो भी सेट हो उससे आप इसका ऑप्शन डी सही होगा। सेट ए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन था आपका उसमें मैच करना था मैक्सवेल इक्वेशंस की, हो गया होगा आपका। इसे कॉपी कर लीजिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, देखिए मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बड़े होते हैं, लेकिन आपको जो भी एक दो पता है तो आप मैच करके सही कर सकते हैं। हो गया आपका। आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 45 भी है, वही मैच द फॉलोइंग ही है। जो मैच द फॉलोइंग में है उसमें हम रियल आंसर बता दे रहे हैं किसका क्या होगा, आप अपना मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की बात की जा रही है। 45 में क्या है बेटा आपका है, ये भी मैच कराना है। इसमें है वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म। वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म क्या होता है माइनस आर टी एल एन के पी। मैंने बता रखा है आपको ये पूरा सारे इक्वेशन फिजिकल मैंने बताया था कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए कई क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बार बार हमने पढ़ाया था, आपको बताते थे कि आपको ध्यान रखना है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। फिर क्या बेटा क्लैपेरॉन इक्वेशन ये बता रखा था मैंने। ये क्या है, ये आपका है ln P2 बाई P1 अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर निकालने की ये इक्वेशन है। R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई। फिर लास्ट क्या था गिब्स विलियम इक्वेशन। गिब्स विलियम इक्वेशन उसका क्या होगा, उसका होगा समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई इक्वल टू 0। तो ये आपका रियल मैच है। तो हिसाब से इसमें आपका ऑप्शन हो रहा है ए सही। क्या हो रहा है ऑप्शन ए सही। मैच द फॉलोइंग की बात करें तो अब इसको मैच कर दें तो ऑप्शन ए में क्या है ए बी सी डी की बात की जाए तो जो उसमें आपको क्वेश्चन दिया क्वेश्चन का टाइप और ऑप्शन सेम होते हैं, बस क्वेश्चन आपको देखना है। तो उसमें क्या होगा तीसरा चौथा दूसरा पहला। ठीक, कॉपी कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, फिर 46 कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मैंने इसलिए सोल्यूशन भी कराया था क्योंकि आपको अभी आश्रम पद्धति का एग्जाम देना है, उसके बाद देना है आपको उसका एग्जाम पॉलिटेक्निक का, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीज पूछ रहा है बेटा। एंट्रोपी इंक्रीज कब होगी? जब आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। तो एंट्रोपी इंक्रीज का पूछ रहा है, क्या दे रखा है? पहला दे रखा है H2O लिक्विड से जा रहा है H2O गैसेस में, तो लिक्विड से गैस में एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक। दूसरा दे रखा है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, तो सॉलिड से गैस में बेटा क्या हो रहा है? रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है। तीसरा क्या दिया है? 2SO2 गैस प्लस O2 गैस 2SO3 गैस। तो बड़ा ध्यान दीजिए, इधर गैसेस मॉलिक्यूल 3 है, इधर 2 है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल घट रहे हैं। क्या हो रहा है? रिएक्टेंट में 3 गैसेस मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में 2 गैसेस मॉलिक्यूल है, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। चौथा क्या है? फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ है N2O5 गैसियस कन्वर्ट हो रहा है N2O3 गैसियस प्लस O2 गैसियस में। तो यहाँ एक गैस का मॉलिक्यूल और यहाँ पे एक और एक 2 गैस के मॉलिक्यूल बन रहा है, तो गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। तो यानी आपका 1 2 4 यानी ओनली 1 2 एंड 4 ये करेक्ट होगा। क्या? 1 2 और 4, ओनली 1 2 एंड 4। और क्वेश्चन नंबर 46 जो आपका है उसमें ऑप्शन ये है डी। कौन सही होगा? 1 2 और 4 आपका सही होगा, जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन डी सही होगा 46 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 47। मुझे तब समझ आ गया हो, कोई भी आपका सेट होगा, आप आसानी से क्वेश्चन देख के कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 47। 46 हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 47 की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक। ये क्या है? इफ 1 mole of ideal gas is expanded isothermally to twice its original volume, its entropy will be। बड़ा एंट्रोपी का टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया आइसोथर्मल, तो डेल्टा एस क्या होगा? आर एन की वैल्यू भाई होता है एन आर एल एन V2 बाई V1। सॉल्व करेंगे इसको, ये एन का वैल्यू 1 है क्योंकि बोला उसने 1 मोल, तो ये हो जाएगा आर 2.ln को चेंज कर देंगे 2.303 आर लॉग V2 बाई V1। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे रखा है। 2.303, ठीक। आर की वैल्यू भी दिया है, आर की वैल्यू दिया है 8.31, फिर बोला है क्या हो? ओरिजिनल का 2 गुना हो गया, तो ये क्या हो गया? log 2/2 टाइम्स हो गया, 2 गुना बदल 2 हो गया बाई 1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.303 इंटू 8.31, log 2 का वैल्यू बेटा दे रखा है, कितना दिया है? 0.6931। तो जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 13.26। और इसमें आपका मैच कर रहा है एक क्या? ऑप्शन बी। क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है इंक्रीज बाई 12.06, क्योंकि यह इसके करीब है, इसलिए आपका ये ऑप्शन जूल पर केल्विन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन बी इंक्रीज बाई 12.06, क्योंकि ये लगभग इसके मैच में है, 13 आ रहा है लगभग 12 वाला, क्योंकि बाकी ऑप्शंस क्या है से बहुत दूर है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, मैक्सवेल वाला क्वेश्चन। उसमें दे रखा है कौन सा सही उत्तर होगा, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग।
तो आपको बता दी वो पहला वाला क्वेश्चन जो मैक्सवेल हमने भी किया है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी और गिब्स इक्वेशन का, उसमें जो सही है अभी आपको बता, तो ये मैच कर जाएगा। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्या कौन सा सही है मैं लिख दे रहा हूँ, करेक्ट एक्सप्रेशन तो पूछा था, तो ये आपका डेल एस बाई डेल वी एट टी इक्वल टू डेल, उसमें डेल बड़ा दूसरा लिखा है, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट, ये सही एक्सप्रेशन है, ये ऑप्शन बी है। क्या है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले से कर लीजिए। क्वेश्चन 48 तक हो गया, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं मुझे। क्वेश्चन 48 तक हो गया। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन 49 मैं बोल रहा हूं, विथ रेफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एड्सॉर्प्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। यानी एड्सॉर्प्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक या अधिक हो सकता है। पहला क्या ऑप्शन है, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेट। बहुत ध्यान सुनिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेट। बट एड्सॉर्बेट के सरफेस एरिया पे एड्सॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता, वो किस पर करता है? एड्सॉर्बेट के सरफेस एरिया पे। तो पहला जो दिया स्टेटमेंट वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये भी गलत है, क्योंकि एड्सॉर्बेंट के नेचर पे एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है, जो एड्सॉर्प्शन का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन मतलब एक पहला और दूसरा दोनों ही गलत कथन है। यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, NEITH, नाइदर वन नॉर टू। यानी जो एड्सॉर्प्शन के रेफरेंस में बात कर रहा है, उसमें जो दोनों स्टेटमेंट बता रहा है, वो दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ना एक सही है ना दो सही है, क्योंकि पहला कह रहा है इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट के सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता है? एड्सॉर्बेंट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये गलत है, क्योंकि एड्सॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन एसोथर्म है और फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, केमी एड्सॉर्प्शन है और लैंग्वेज एड्सॉर्प्शन एसोथर्म है। इसमें भी क्या करना है? मैच कराना है। तो इसकी मैचिंग लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैच कराना होगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन 50 की बात करें तो ए आपका है, क्या है? एड्सॉर्प्शन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। एड्सॉर्प्शन इसका क्या है? इसका है x बाई एम इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एम। दूसरा क्या है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ये क्या होता है? ये होता है लो हीट। क्या होता है? लो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा इसमें, ठीक। फिर क्या है? केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन का क्या होगा? हाई हीट ऑफ। बेटा हमने एड्सॉर्प्शन पढ़ा रखा है, उसमें चीज़ों की बात हुई है। हाई हीट ऑफ, जो हमने डिफरेंस बताया है उसमें बात इनकी इसकी बात हुई है। और अगला आपका है लैंगमुर एड्सॉर्प्शन। इसका क्या होगा? x बाई एम इक्वल टू K1 K2 P डिवाइड बाई 1 प्लस K1 P। तो ये सही मैच है। ये क्या है बेटा? सही मैच है। उस हिसाब से इसका 50वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। इसमें क्या मैचिंग है? इसमें मैचिंग ए बी सी डी की आपस में है 4 3 1 2। ये मैचिंग है 4 3 1 2। क्वेश्चन 50 तक हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग की दूरी बड़ी है, आप परेशान मत होइए, हम लोग कर लेंगे धीरे धीरे सारा, क्योंकि ऐसा करना बेटा कि आप कोई भी सेट आपका हो आप आसानी से मैच करा सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। अगले क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 51।
क्वेश्चन नंबर 51 की बात की जाती है। क्या है क्वेश्चन 51 बेटा, बहुत ध्यान समझिए। ये सेम क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन बेटा पीजीटी में आया था, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन जब भी पेपर हुआ करे उसका सॉल्यूशन जरूर देखा करिए। गोल्ड नंबर पर क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी में, कई बार रिपीट हो चुका है। क्या है? गोल्ड नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलॉइड्स ए बी सी डी। कौन कौन कोलॉइड है? क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं। कोलॉइड है आपका ए बी सी डी। गोल्ड नंबर दे रखा है, ए का गोल्ड नंबर दिया है 0.4, बी का दिया है 0.01, इसका दिया 0.20 लगा है 20, और इसका दे रखा है 0.008। तो आपको पता है बेटा, जितना कम गोल्ड नंबर होगा प्रोडक्टिव पावर उतनी ही ज्यादा होगी। जितना कम गोल्ड नंबर होगा प्रोडक्टिव पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें बेटा क्या दे रखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे कम किसकी होगी? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा? इसकी, ए की पावर सबसे कम होगी। उसके बाद कौन है? ये, फिर सी की पावर, फिर बी की, फिर डी की, यानी ए सी बी डी। ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जो प्रोडक्टिव पावर गोल्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसमें ऑप्शन डी सही होगा। सबसे अधिक कम पावर ए की होगी प्रोडक्टिव पावर, फिर सी की, फिर बी की, फिर डी की, क्योंकि डी का गोल्ड नंबर सबसे कम है, प्रोडक्टिव पावर सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 52, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने इसका दे रखा था। कुछ मैचिंग करना, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। क्या दे रखा है? टी हाफ का दे रखा है। टी हाफ का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, यदि आपको याद हो। टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/a की पावर n-1, जहां पर n क्या है? n आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उस हिसाब से क्या होगा बेटा? जीरो ऑर्डर जब होगा, जीरो ऑर्डर, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? a होगा। क्या होगा? a, क्योंकि जीरो होगा, n इक्वल टू जीरो, 0-1 तो -1, ये a कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? 1 - 1 0, तो टी हाफ क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? देखिए 2 - 1 मतलब 1, यानी ए के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। थर्ड ऑर्डर के लिए यदि आपको एक्सप्रेशन याद है तो आसानी से हो गया होगा, 1/a की पावर 2। ये मैंने बता रखा था। ये आपका मैच किया हुआ ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी मैं लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी। मैच कैसे किया है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किसका? 52 का, 51 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही उत्तर है। कर लिया आपने? आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन 52 हो गया। 52 क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाफ लाइफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी ईयर्स 80 मिलीग्राम सैंपल ऑफ C14 विल बी रिड्यूस टू 20। 80 है, कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, 80 mg है, यहाँ से 20 mg होना है। तो भाई क्या होगा? जब पहला हाफ लाइफ होगा, टी हाफ होगा, तो हो जाएगा 40 mg। फिर अगला टी हाफ होगा, क्योंकि टी हाफ क्या होता है? इनिशियल अमाउंट का वह पीरियड जो जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए। तो 80 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम, वन हाफ लाइफ, 40 से 20, तो 2 हाफ लाइफ है। तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ यूज करेगा, 2 हाफ लाइफ में 80 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम रह जाएगा। तो हाफ लाइफ दे रखा है, कितना दिया हाफ लाइफ? थोड़ी दिक्कत होती है आपके पास यदि क्वेश्चन पेपर ना हो और सॉफ्ट कॉपी हो तो समय ज़्यादा किल होता है, लेकिन चलिए धीरे करके हम लोगों ने कर लिया है। ये होगा आपका 11520 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी, ये 11520 साल में यह 80 मिलीग्राम का 20 मिलीग्राम रह जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? क्वेश्चन नंबर 53 था ये। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। ये क्या है बेटा?
ये क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या दे रखी है बेटा क्वेश्चन नंबर 54 में? रिएक्शन दे रखी है 4a प्लस b इक्वल टू 2c प्लस 2d, ये रिएक्शन दे रखी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो एक्सप्रेशन में लिखा रखा है क्या होगा 1/4 dA बाई dt इक्वल टू, ये थोड़ा एक ही मोल है तो आपको पता है जितना मोल था पावर नीचे जाता है, ये dB बाई dt, ये 1/2, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि रिएक्टेंट है, थोड़े घटेंगे मतलब कि कंज्यूम्ड होंगे, ये बनेंगे इसलिए यहाँ प्लस होगा 1/2 dC बाई dt इक्वल टू 1/2 डी बाई, ये तो एक्सप्रेशन होगा। ये कंज्यूम्ड होंगे, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगा है, प्रोडक्ट है प्लस लगा है। अब हम लोग देखते हैं क्या आपको कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कुछ दे रखा है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी की बात करें, यानी पहला उसने कहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, वो क्या होगा, वो होगा आपका डी बाई डी टी, ये होगा एक्सप्रेशन। क्या होगा देखिए, जब इससे किससे रिलेट किया है, रिलेट किया है ए से, तो बेटा ये इसको और इसको रिलेट करेंगे तो क्या होगा देखिए बेटा, माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होइए, प्लस फॉर डिकम्पोजिशन है मतलब कंज्यूम है, और मतलब निगेटिव मतलब कंज्यूम हो रहा है, और पॉजिटिव मतलब फॉर्म हो रहा है। तो जब ये इसको इक्वेट करेंगे बेटा, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्रॉस जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 dA बाई dt, मतलब इसके 1/2 होगा, तो यही दे रखा है 1/2 इंटू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। ये क्या है, ये है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, तो ये सही कह रहा है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट में आते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, वो होगा dC बाई dt, किससे रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है बी से। यदि इसको रिलेट करेंगे बेटा आपस में, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू dB बाई dt, यानी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B का 2 गुना होगा। क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ B का क्या होगा, 2 गुना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखा 1/2 दे रखा है, यानी दूसरा स्टेटमेंट जो है, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तीसरा वाला देखें, रेट ऑफ कंबशन ऑफ A इक्वल टू 4 इंटू रेट ऑफ कंबशन ऑफ B। बड़ा देखिए इन दोनों को रिलेट करना है, तो जब रिलेट करेंगे इसको, ये रेट ऑफ कंबशन ऑफ ए क्या है, ये होगा, ये इक्वल टू क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, रेट ऑफ कंबशन ऑफ 4 गुना बाई बी होगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यानी पूछ रखा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 1 and 3, ऑप्शन बी, ओनली 1 and 3, इसका ऑप्शन बी होगा क्या, ओनली 1 and 3। कौन सा सही है बेटा, 1 और 3 स्टेटमेंट में तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि वो कह रहा है 1/2 ऑफ रेट ऑफ कंबशन बी, लेकिन होगा वो 2 गुना। तो कॉपी करिए, मतलब क्वेश्चन आपने पकड़ लिया होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसे कॉपी कर लिया आपने। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर ऑर्डर कर लिया बेटा, आपने सीख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी होगा बेटा। इसमें क्या है, थोड़ा सॉल्व कर रहा है ताकि आप समझ सकें कि आपने यदि कौन सा क्वेश्चन किया है, यदि गलती की है तो आगे क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, इसलिए आपको पूरा सोल्यूशन बताया जा रहा है। कंप्लीट सोल्यूशन दे रखा है हमें इसमें, कंप्लीट सोल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 55, द रिएक्शन ओबे द फॉलोइंग डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, यूनिट ऑफ के, थोड़ा आपको यूनिट पूछ रखा है, तो यूनिट ऑफ के की बात, तो हमने एक जनरल उसका होता है dm क्यूब n-1, क्या होता है फॉर्मूला, dm क्यूब n-1 मोल 1 - n और सेकेंड इनवर्स। यह जो आपका
रेट कांस्टेंट होता है उसका यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या आपको n क्या है, n यहाँ पर होता है, n क्या है, n आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें n का वैल्यू क्या दिया है, n का वैल्यू दिया 3/2। क्या दिया है, n इक्वल टू दे रखा है 3/2। तो अब 3/2 यहाँ करिए, 3/2 मतलब होता है 1.5। यहाँ करेंगे तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका dm 3/2 माइनस 1/2 मोल 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 सेकेंड इनवर्स, ये आपका होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, क्वेश्चन 55 का ऑप्शन ए मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, ये मैकलिस मेंटन इक्वेशन पूछ रखा है, एंजाइम फॉर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होता है, इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो ये आपका क्या है ऑप्शन बी, V इक्वल टू K2 E0 S बटा Km प्लस, ये एक्सप्रेशन मैकलिस मेंटन इक्वेशन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन 57, इस पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं, हर साल ही आता है केपी के उसमें केसी के रिलेशन में। इक्वेशन क्या बेटा, इक्वेशन आपकी है 2N2O प्लस N2, में गैसेस का ध्यान रखना है, गैस प्लस N2H4 गैस बन रहा है 3N2 गैस प्लस 2H2 गैस। क्वेश्चन हमारा है फॉर द इक्विलिब्रियम 2N2O गैस प्लस N2H4 गैस, इक्विलिब्रियम में है 3N2 प्लस 2H2O। Kp बाई Kc पूछा है, तो Kp बाई Kc इक्वल टू क्या होगा, RT डेल्टा Ng। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही हर कंपटीशन क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें डेल्टा Ng क्या होगा, डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट होता है, 2 गैसियस मोल ये हैं, 3, 5 मोल इधर है और 1 और 2, 3, 5 माइनस 3 मतलब 2। Ng की वैल्यू क्या है, 2, तो हो जाएगा आपका RT का पावर 2, RT का पावर 2, ऑप्शन डी RT का पावर 2। Kp बाई Kc इक्वल टू क्या होगा, RT का स्क्वायर, RT का पावर 2 मतलब RT का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो वही आपका ऑप्शन डी सही होगा, 57 का डी सही होगा। कॉपी कर लिया बेटा, अगले क्वेश्चन बनवाते हैं, कॉपी कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करें। 57 तक हम लोगों ने कर लिया है, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये आपको पूरा बताना है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सोल्यूशन इसका हो जाएगा। 57 के बाद क्या है, 58, क्वेश्चन नंबर 58 की बात क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 58, पीके वैल्यू ऑफ 4 एसिड, ए बी सी डी 4 एसिड हैं, इनकी पीके वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 3 4 5, ठीक, रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग पीएच, करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग पीएच। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, पीएच की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग पीएच, बहुत ध्यान समझिएगा। पीएच का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, जितना कम पीएच होगा उतना अधिक एसिडिक होगा। पीएच का डिक्रीजिंग मतलब ध्यान समझिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच मतलब आपको क्या करना है बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच लिखना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, यानी जिसका पीएच सबसे ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। पीएच ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अब हम उसको सोचते हैं पहले हम इसको एसिडिक स्ट्रेंथ लिखते हैं, फिर कन्वर्ट करते हैं, कंफ्यूजन होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, लोअर द पीके वैल्यू हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी सबसे अधिक एसिडिक होगा आपका ए, फिर होगा आपका बी, फिर होगा सी, फिर होगा डी। ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसका है
स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब बात की जाए तो बड़ा एसिडिक ऑप्शन पूछ के रखा है हमें पीएच का ऑर्डर पूछा, कैसा पूछा है, पीएच का ऑर्डर पूछा है। तो ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपको पता है पीएच, इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या है, कम है, पीएच वैल्यू क्या है, कम है। तो पीएच की बात की जाएगी तो ए की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, पीएच की बात करें हम तो ए का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है तो इसके मतलब इसकी पीएच की वैल्यू कम होगी। डी का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है देन इसकी पीएच की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डी का सबसे अधिक पीएच होगा, देन सी, देन बी, देन ए। पीएच का ऑर्डर ये होगा, बहुत ध्यान से, कोई कंफ्यूजन नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है ए बी सी डी, लोअर द पीके वैल्यू हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन पीएच का ऑर्डर क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। तो डी सी बी ए, डी सी बी ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए डी सी बी ए। क्वेश्चन नंबर 58 इसका ऑप्शन ए सही होगा, डी सी बी ए, ऑप्शन ए सही होगा, डी सी बी ए इसका ऑप्शन होगा 58 क्वेश्चन का, डी सी बी ए। ये ध्यान रखिए क्वेश्चन पढ़ने में, डिक्रीजिंग पीएच यानी पीएच कम, इसके मतलब क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा पीएच इसका है, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 59 है, यहाँ भी वही है, केपी केसी में पूछा, जो भी पीछे क्वेश्चन किया है उसी वाला क्वेश्चन है 59, इधर ही कर दे रहे हैं वरना हम लोग बार बार मिटाना पड़ रहा है। 59 क्या है बेटा, पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 4NH3, इसमें आपको गैसियस मॉलिक्यूल पे ध्यान देना है, गैसियस प्लस 7O2 गैसियस, ठीक, इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं है, इनमें कोई बात हो रही है, 6H2O गैसियस प्लस 4NO2 गैसियस। तो Kp इक्वल टू Kc, RT का डेल्टा एनजी होता है, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं बेटा, गैसियस प्रोडक्ट है आपके 10, गैसियस रिएक्टेंट कितने हैं 11, तो 11 10 माइनस 11 होगा तो -1 आएगा, तो याद आएगा Kp इक्वल टू Kc बाई RT। ऑप्शन कौन सा होगा, Kc बाई RT, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, Kp इक्वल टू Kc बाई RT। कॉपी कर लिया बेटा। अगला क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन 60 डिस्कस करते हैं, 60वां क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कॉपी हो गया आपका। क्वेश्चन 60 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 60 क्या है, क्वेश्चन 60, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m by 1000 aqueous solution of NaCl, Na2SO4 and Fe2SO4 thrice respectively are in the ratio। बहुत ध्यान समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT। बेटा ये कॉमन है, कंसंट्रेशन सबका सेम है, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, यानी पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, ठीक। अब I की बात करें, NaCl के लिए I इक्वल टू क्या होगा 2, कैसे, जितने आयन में टूटेगा उतना I की वैल्यू होगी, I क्या है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। और दूसरा आपका Na2SO4 में क्या कितना आयन टूटेगा, 1 सल्फेट 2 सोडियम तो 3, 2 1 3, और Fe2SO4 राइस की बात करें तो 3 यहाँ से 2 यहाँ से 5 आयन होंगे। तो इसमें रेशियो क्या आएगा, जिस क्रम में दे रखा है 2:3:5, यह क्रम होगा 2:3:5, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 2:3:5 ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 61 है। 61 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, which one of the following is not correctly matched। क्या क्वेश्चन है, which one of the following is not correctly matched। इसमें पहला दे रखा है हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो कि हेनरी लॉ क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड, तो क्या है ये नॉट करेक्ट है, यानी सही उत्तर है 61 का ए होगा। हेनरी लॉ बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और यह बता रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो यह गलत स्टेटमेंट है। तो 61 का ए ऑप्शन सही होगा।
62 की बात करें, 62 में पूछ रखा है द सोल्यूशन फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड इज आइडियल। आइडियल के लिए होता है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, ये हमने लिखवा रखा है सोल्यूशन चैप्टर में, आपने देखा होगा, आपने लिखवा रखा है डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 किससे होता है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर है। कौन सा उत्तर सही है बेटा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। क्या क्वेश्चन है 63, अब यहीं पे कर देना क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, कोलराउज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, कोलराउज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टेटमेंट क्या बेटा, डिटरमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर सही है, डिटरमाइन करता है। डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिस्टेंस ठीक है, कोलराउज लॉ डिटरमाइन करेगा। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट ठीक है। डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का कोलराउज लॉ से कोई रिलेशन नहीं है, तो कोलराउज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर किसके लिए, डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के लिए अप्लाई नहीं होता कोलराउज लॉ, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 63। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। यह बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कई एग्जाम में। क्या है, अ सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब, जब आपका डेल्टा जी निगेटिव होगा। बार बार बताया गया डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव। किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, इसके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। इसका ऑप्शन बी सही, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला एक रिएक्शन दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस दे रखा है, उसकी हम बात करते हैं। पहले इसको आपने कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। 64 तक हो गया, हम लोग 65 करेंगे। कर लिया बेटा अभी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। तो आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिए कितने सही हैं। यदि आपने अच्छे तैयारी कर रखी है, पेपर ठीक आया था, मतलब कि अच्छा कह सकते हैं पेपर, थोड़ा ध्यान से यदि आपने किया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है 65 क्वेश्चन, रिएक्शन दे रखी है, उसको डायरेक्ट रिएक्शन से कर देंगे, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। Zn + 2e, इसके लिए ई दे रखा, ई नॉट दे रखा है, प्लस 0.764। ठीक, दूसरा रिएक्शन दे रखा है Fe +2 + 2e, ई नॉट दे रखा है प्लस 0.40 वोल्ट। ओके, अब ये एक दे रखा है सेल रिएक्शन, ईएमएफ पूछ रखा है। सेल रिएक्शन क्या दे रखा है, Fe +2 + Zn +2 + Fe। ठीक है, इसके लिए ई नॉट सेल पूछ रखा है। सिंपल तरीका बेटा, आपको ये रिएक्शन, इसका सिंपल तरीका होता है, आपको ये रिएक्शन चाहिए तो देखिए ध्यान से कैसे होगा। ये तो ठीक है, इधर दे रखा है, ये इस साइड दे रखा है, तो आपका इक्वेशन, इसको हम 1 मान लें, इसको 2, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। करिए, 1 क्या है, Zn माइनस Fe = Zn +2 माइनस Fe +2, ये माइनस करके बड़ा क्या होगा, कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ई आपका हो जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो 0.76 माइनस 0.40। देखिए ध्यान से, आपको लग रहा है ये कैसे होगा, पूरा इसको इधर लाइए, इसको उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा Zn, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस Fe +2, ये उधर चला जाएगा तो Zn +2 + Fe। तो हो गया ना इक्वेशन, वही जो आपको चाहिए था, इक्वेशन होगा कि नहीं हो गया। और ये वैल्यू क्या आएगी, ई सेल की वैल्यू आएगी 0.34, पता होता है, रखा था एक बार, 0.41 दिया था, 41 दिया था हमने, तो ये 5 हो जाएगा, 41 दिया था, ये 35 प्लस में होगा, क्योंकि माइनस में भी ऑप्शन दे रखा है। हाँ, तो इसलिए प्लस में, क्योंकि बड़ा ये है, दोनों प्लस में दे रखा था, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कितना, प्लस 0.35 वोल्ट, प्लस 0.35 वोल्ट।
ठीक है, क्वेश्चन 35 हो गया। अब हम क्वेश्चन 65 हो गया, क्वेश्चन 66 हम लोग करेंगे। ये भी मैथ द फॉलोइंग है। इस बार मैथ द फॉलोइंग के बहुत क्वेश्चन आए, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए। तो हम आपसे पढ़ाते बताया, कई लोगों ने मुझसे बात की, फॉर्मूले बहुत आते हैं इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 66 की बात की जा रही है। क्वेश्चन 66 की बात की जा रही है। क्या दे रखा है बेटा? 66 में क्या है? नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन की बात करें, आपको पता है नर्स इक्वेशन इक्वल क्या होता है? क्या होता है नर्स इक्वेशन? E इक्वल टू E नॉट प्लस RT बाई NF ln ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बाई रिड्यूस्ड। अगला क्या है बेटा? कुलराउज़ लॉ। कुलराउज़ लॉ बराबर कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस एनायन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर क्या है? फैराडे लॉ। ये भी बता रखा है आपको, फैराडे लॉ W या M इक्वल टू ZIT। फिर क्या? आयनिज इक्वेशन। आयनियस इक्वेशन ये क्या है? K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT होता है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ E लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सही मैच है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्या मैच है? ABCD मैचिंग होगी आपकी 2 3 4 1। 2 3 4 1 मैच है इसका, ऑप्शन बी सही है इसका। आपके क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 67। क्या बेटा इसमें पूछ रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट? जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा बेटा? ये होगा आपका BF3। BF3 का जीरो डायपोल मोमेंट होगा। आपको पता कैसे? क्योंकि बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इस वाले का डायपोल मोमेंट इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, इक्वल अपोजिट होगा, तो म्यू क्या होगा? म्यू होगा जीरो। जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा? बोरॉन टेट्राफ्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 जो है आपका, उसमें पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन पेयर विल बी फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स? कलर्ड कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 68। 67 बता दिया बेटा हमने। ऑप्शन ये है BF3, ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बी था। तो क्वेश्चन नंबर 68 इसका ऑप्शन जो है, इसका भी ऑप्शन बी होगा। इसका भी ऑप्शन बी होगा। कौन सा आयन है जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा? Pr+3 एंड Nd+3, ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 68 का ऑप्शन बी सही होगा। फिर 69 क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं। 69 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है 69? द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड ClF3, Br(F3), IF7 और IF5, इसका ऑर्डर दे रखा है बेटा। इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। क्या ऑर्डर सही होगा? ClF3 सबसे अधिक रिएक्टिव, देन Br(F3) उससे कम, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर देखा। फिर IF7, फिर IF5, ये ऑर्डर तो बता दे रखा है। उसका अपने आप कि यही होता मैच है। ClF3 सबसे अधिक रिएक्टिव होता है और कोई दिया ही नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 69 का बी ऑप्शन सही होगा, सबसे अधिक रिएक्टिविटी होगी ClF3 की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ जगह नहीं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं आगे। इसे कॉपी कर लीजिए, ये मैं इधर अलग कर दूं वरना आपको मैचिंग होगी। 66 ऑप्शन बी सही, 67 ऑप्शन बी सही, 68 ऑप्शन बी सही, 69 ऑप्शन बी सही। हो गया आपका? कर दूं? फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 ये क्या है बेटा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाइजेनबर्ग सर्टेन डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई होता है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे, नॉट ओबे, ध्यान रखिए पढ़ने में इसका ध्यान रखना है, नॉट पर बहुत से क्वेश्चन इस बार आए हैं। ईएन रूल फॉलो नहीं करता, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। VCO6 जो है वो नहीं फॉलो करता, कैसे, मीडियम में 23 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 छंग 12 तो हो गया 35, इसमें जो EN है वो 35 आएगा और 36 आना चाहिए, तो यह मीडियम पेंटा कार्बोनिल EN रूल फॉलो नहीं करता है, मीडियम पेंटा कार्बोनिल EN रूल फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन 72 क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस पूछ रखा है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लेंथेनम प्लस 3 का सबसे अधिक रेडियस होगा, देन PR प्लस 3 का, देन SM प्लस 3 का, यह ऑर्डर है। लेंथेनम प्लस 3 का सबसे अधिक रेडियस, देन PR प्लस 3, देन SM प्लस 3। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 मैं यही कर रहा हूँ। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल शो बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पूछा है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो ध्यान देखिए इसमें क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वह सही होगा। आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन CONS3 का 4Cl2 प्लस यही शो करेगा, क्योंकि इसका सिस और ट्रांस बनेगा। सिस वाला आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, वो ऑप्टिकल आइसोमेर शो करेगा। अगला क्वेश्चन है 74, ये हम कर रहे हैं। 74 पूछा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन GD+3, बहुत इंपॉर्टेंट है, GD पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं। GD+3 में 4F7 होता है, तो टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 7 दे रखा है डी में, इसका भी डी ऑप्शन 74 का भी डी होगा। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन GD+3 में होंगे। अगला क्वेश्चन 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 इधर कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 75 में दे रखा है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग के बारे में पूछ रखा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्रेडिंग से उसने पूछ रखा है आपको CFSE वैल्यू, तो आपको बता रखा है ये आपका है कितना है भाई, D4 के लिए बोल रखा है। तो वीक फील्ड जब होगा तो क्या होगा, T2G4 Eg0। आपको पता है T2G में कितना होता है, ये टूटता है तो क्या होता है बेटा, T2G Eg यहाँ होता है 0.4 डेल्टा और इधर होता है 0.6 डेल्टा। तो जब इधर ही भरेगा T2G में तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.4 मतलब 1.6 डेल्टा हो। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का T2G4 उल्टा कर देते हैं। वीक फील्ड में क्या होगा, T2G3 Eg1, क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी। वीक फील्ड में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगी तो T2G4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जब वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, वीक फील्ड होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, और वीक फील्ड होगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये होगा, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 0.4 और माइनस 1 इंटू 0.6, ये आएगा 0.6। ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए पहले उसने बोला वीक फिर बोला स्ट्रॉन्ग, तो पहले वीक वाला लेना है फिर स्ट्रॉन्ग वाला लेना है, यानी 0.6 डेल्टा ओ एंड 1.6 डेल्टा ओ, इस क्रम में हमें चूज करना है। देखिए वो दे रखा है, पहला इधर रखा है 0.6 और 1.6 भाई, वीक और स्ट्रॉन्ग सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 70 कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नहीं लिखा था क्या, क्वेश्चन 75 था, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का जो होगा, वीक वाले का होगा 0.6 डेल्टा ओ और स्ट्रॉन्ग वाले का होगा 1.6 डेल्टा ओ। ठीक, अगला क्वेश्चन लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या बेटा 76।
इधर कॉपी कर लिया बेटा, 75 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं। 76 क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन नंबर 76 हम बेटा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, ऐसे द ज्योमेट्री ऑफ DSP3, DSP3 का ज्योमेट्री 76 में DSP3 का ज्योमेट्री पूछ रखा है। तो क्या होगा DSP3 का, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इन CONO ये दे रखा है। कॉम्प्लेक्स आपका है कोबाल्ट, नाइट्रोसिल और यह कार्बोनेट है। तो देखिए ये आपका न्यूट्रल, इसका -2 होता है, तो जाके क्या हो जाएगा +2। तो इसका क्या हो जाएगा +2, कहीं दे रखा है, हाँ +2। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होगा, +2, ऑप्शन डी। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स में, +2। अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, ये भी इंटर हाइड्रोजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, ClF, ICl, IBr और BrF। तो ClF सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, ClF, तो ऑप्शन ए। 2 क्वेश्चन इंटर हाइड्रोजन से पूछा गया बेटा, तो ClF मोस्ट रिएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 79, इधर आप हो गया तो कर दीजिए, फिर हम लोग करते हैं। कर लिया बेटा कॉपी। पेपर थोड़ा बड़ा लेंदी था, लेकिन आपके पास समय की दिक्कत नहीं थी, आप थोड़ा आसान से करते कर लेते, क्योंकि मैथ का फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य से करें तो हो जाता है। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 79 है, 78 था, 79 है। कॉम्प्लेक्स से क्या है, CrNH3 का 4Cl2 प्लस, है ना, प्लस, ठीक है। और क्या दे रखा है, CrCN6 -4, ठीक है। ठीक है, CrCO6, ठीक है, CrNH3 6+2। तो देख लेना इसमें Cr आपका क्या है, इसमें Cr+3 में है, मतलब D3 हुआ, D4 हुआ, Cr+3 में होगा कितना होगा भाई, -2 इधर प्लस हो जाएगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 निकल गए। हाँ +3 होगा, Cr किसमें होगा, +3 में, +3 होगा, तो D3 हो गया, ठीक। इस वाले में क्या है, उधर है +2 में, तो यहाँ Cr+2 में है, तो D4 हो गया। इसमें D6 है। इस वाले में क्या है, इस वाले में +2 में है, तो D4 है। सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यह हो जाएगा T2G3 Eg0, भाई सब ऑक्टाहेड्रल ही है। ये क्या होगा, T2G4 Eg0, ये क्या होगा, T2G6 Eg0, ये क्या होगा, T2G4 Eg0। अब देखिए मैच करिए, एक इसमें प्रिंटिंग में नहीं दिखा रहा है, तो लेकिन मैच करेंगे आप, तो आपका मैच करने पर ही उसका ऑप्शन 79 का हमने मैच कराया था, 79 का ऑप्शन बी आएगा। 79 क्या आएगा, 79 का ऑप्शन बी मैच करेगा। ये हमने सही उत्तर मैच कर दिया है, ऑप्शन बी सही है 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 हम यही लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यह लिंकेज आइसोमर का क्वेश्चन है, पूछ रखा है उसने, कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट NH3 5NO2 एंड कोबाल्ट NH3 5ONO। पूछ रखा है दोनों में क्या है, तो देखिए ध्यान से 2 + 2 प्लस रखा है, 2+, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एज अ डोनर है, यहाँ पर ऑक्सीजन एज अ डोनर, तो यहाँ पर में क्या है, लिंकेज आइसोमर है। क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्या कर रहे हैं, लिंकेज आइसोमर शो कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन
बी सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 80 का। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 80 हो गया हम लोग का। तक हमने कर लिया। तो हम लोग सिर्फ 40 क्वेश्चन बचे हैं अभी, तभी कर ले बड़े धीरे हम लोग। फटाफट क्योंकि समझना है, आप समझ जाए एक बार तो सही हो जाएगा। ओके, अब इसको पूरा हम जॉब कर दें, फटाफट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हम इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं तो इसलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्या है 81 क्वेश्चन? इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो एसएस लिंकेज। एस लिंकेज नहीं है, ऐसा लिंकेज नो नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। S2O7 2 माइनस में ऐसा लिंकेज नहीं, क्यों? S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, ये स्ट्रक्चर है, इसमें एसएस लिंकेज नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है 81 का। 82 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट हैव डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसमें? इसमें साफ साफ दिया है MnO4 माइनस की बात करें तो इसमें क्या बेटा Mn, इसमें Mn प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो D 0 है, तो इसमें यही आपका ऑप्शन सही है MnO4 माइनस, इसमें D इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ TeF5 माइनस। क्वेश्चन नंबर 83, TeF5 माइनस। TeF5 माइनस का जो शेप होगा वो शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। कैसे निकला? बड़ा इजीली कर सकते हैं। ऑक्सीजन सल्फर टीलियम ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। ऑक्सीजन फैमिली में आप देखेंगे तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है। हम कर देते हैं सिंपली, एक ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन में 7 होंगे, 7 पे 35 हमने इस तरह करके दिखाया था, एक नेगेटिव जुड़ जाएगा। 35 36, 36 6 42, 42 होगा, 8 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, 2 बचेगा, 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 6 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा sp3d2। बॉन्ड पेयर इसमें है 5, लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर होंगे, हाइब्रिड sp3d2 होगा तो हमेशा क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, स्क्वायर पिरामिडल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्या असर्शन? लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप है। हाँ, रीजन लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो सही है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है, इसीलिए लिथियम और मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें ऑप्शन ए जो कोड है दे रखा है वही सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए सही होगा। असर्शन रीजन में ऑप्शन ए सही होगा कि लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्वेश्चन नंबर 85 का क्या होगा बेटा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पिरामिडल। पिरामिडल जो आपका होगा वो ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड होगा, ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड XeO3 होगा, पिरामिडल होगा बेटा, XeO3 पिरामिडल होगा। कैसे होगा पिरामिडल? आप देख लीजिए, 8 इसमें बैलेंस और क्षेत्र का 18 8 कितना हो गया? 26 हो गया, तो कर दिए 8 3 24, 2 बजा, 2 से भाग दिया, 1 बार गया, क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन पेयर आया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, बॉन्ड पेयर है 3, लोन पेयर है 1, तो इसका क्या होगा? ज़ीनॉन, इधर लोन पेयर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो XeO3 पिरामिडल होगा। 85 का ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। 85 का XeO3 होगा पिरामिडल, ऑप्शन सी सही होगा। 86 क्वेश्चन नंबर 86 में यही कर दे रहे हैं। 86 क्वेश्चन स्पेस बचा बेटा। 86 में क्या है? द साइज ऑफ which one of the following pair element is very similar because of lengthened contraction effect। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, NB एंड TA, इन दोनों का साइज सिमिलर होता है ड्यू टू lengthened contraction, तो NB एंड TA इसमें ऑप्शन सी होगा, इनका lengthened contraction की वजह से साइज सिमिलर होता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे, इधर कॉपी कर लिया बेटा।
फिर आप समझ गए। अब हम लोग थोड़ा तेज चल रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े समय बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा ऑप्शन मैच करा लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सही है कौन नहीं सही है। द आईपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखिए आईपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्स है आपका कोबाल्ट ONO NH3 5Cl2, इसका होगा पेंटाएमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 2,3 क्लोराइड। ये कोई मैच कर रहा है, पेंटामीन नाइट्राइटो N O कोबाल्ट 3,9 दोबारा पेंटामीन से 2 स्टार्ट, एक में 2 देखा। तो देखिए इसमें ऑप्शन फिलहाल ये कोई नहीं दे रखा है, लेकिन ये आपने ऑप्शन ए लगा रखा है, तो हो सकता है ए ही सही होगा। मतलब ए सही नहीं है, लेकिन क्योंकि बाकी सारे नाम सही हैं, सिर्फ लिंकेज का उसमें डिफरेंस है। बाकी सब में क्या है, नाम की नियमावली गलत है। ऑप्शन बी और सी में तो स्टार्ट ही गलत किया है, और डी वाले में क्या है वो दे रखा है। तो ऑप्शन ए जो है वह सबसे करीबी आंसर है, तो ऑप्शन ए यदि आपने लगाया है तो वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 88। कंसीडर द फॉलोइंग आयन, कौन कौन सा भैया, Ni+2 Cu नहीं CO है, नॉट Cu, CO+2 Cr+2 Fe+3 पूछ रखा है। नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसमें होगा 2, इसमें होगा 3, इसमें होगा 4, इसमें होगा 5। तो 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट बोला है, इसको सेकंड बोला है, इसको थर्ड बोला है, इसको फोर्थ। तो फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड में, उससे ज़्यादा थर्ड में, उससे ज़्यादा फोर्थ में। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए सही होगा। सबसे अधिक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे Fe में, उससे कम क्रोमियम+2 में, फिर कोबाल्ट+2 में, फिर निकल में। अगला क्वेश्चन 88 हो गया। 89 द येलो कलर ऑफ CrO4 माइनस का पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 90, अच्छा क्वेश्चन नंबर 89 में करना है। जिन्होंने भेजा था हमें उनका एक पेज मिस हो गया, आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन 89 के है, क्वेश्चन 89 में कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक मिनट के बस। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन 89 ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट, और ध्यान रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच, नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन 89 है, करेक्टली मैच नहीं है। क्या है, पहला ही ऑप्शन ए है, T2G एंड EG ऑफ इक्वल एनर्जी। T2G एंड EG ऑफ इक्वल एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कह रहा है T2G और EG इक्वल एनर्जी के, जो कि ऐसा नहीं है बेटा, दोनों की एनर्जी अलग अलग है, दोनों की एनर्जी क्या अलग अलग है। उसका पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछ रखा है, और ये कह रहा है सिमिलर एनर्जी, जो कि सिमिलर एनर्जी नहीं होती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा है, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो निकल का दे रखा है, निकल के कॉम्प्लेक्स हैं, तो NiCN4-2, दूसरा क्या है PdCN4-2, फिर क्या है PdCl4-2, फिर क्या है NiCl4-2। तो उसमें बड़ा क्या होगा, NiCl4-2 होगा, क्योंकि देखिए ये इसमें, आप देखिए इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये बड़ा वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन आपको पता है कि ग्रुप में नीचे आते हैं तो 3D सीरीज से 4D सीरीज जब आएंगे हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेंगे, तो इसमें यही आपका होगा, क्योंकि D8 में आएगा, क्योंकि निकल +2 में होगा, तो D8 में आएगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो sp3 हाइब्रिडेशन बनेगा, क्या बनेगा sp3, तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 90 का डी। निकल टेट्राक्लोराइड जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मैच द फॉलोइंग वाला है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल,
बोर इक्वेशन और कुछ और बताया क्या इसमें मैच करना था, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, बोर इक्वेशन और बाकी। इसमें जो ऑप्शन होगा वो यहाँ बता दो 91 का जो है 91 का डी सही होगा। इसमें क्वेश्चन बड़ा क्योंकि धुंधला है, जिसने मुझे भेजा था वो थोड़ा मैच नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, मतलब वो क्लियर इमेज नहीं आई है। मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके है, उसमें जो पढ़ने वाला वो डी ब्रॉगली क्वेश्चन दिया है, हाइजेनबर्ग दिया है, बोर इक्वेशन दिया है और कुछ और दे रखा है फैक्टर करके, उसमें मैच करना, उसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 तक हो गया, 92 पर तो कॉपी कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है 92 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इसी तरह क्वेश्चन पूछ चुका है पीजीटी में, पीजीटी से कई क्वेश्चन रिपीट किए गए, मैं आपसे इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। क्या है क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछ रखा है कोबाल्ट येलो कलर ऑफ क्रोमियम, येलो कलर ऑफ क्रोमियम CrO4 माइनस इज ड्यू टू, इसमें होगा लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, क्या होगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये Cr+6 में है, जब +6 में होगा तो D0 है, D0 यदि होगा तो कलर हमेशा होगा ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगला 93 क्वेश्चन है, क्या है इसमें IUPAC नेम लिखना, बहुत आसान क्वेश्चन मिला था IUPAC नेम लिखने के लिए, यदि ये भी आपका सही होना ही चाहिए, ये साथ किसी का गलत नहीं होगा। CHO पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल, क्योंकि H पहले आता है और M बाद में आता है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल, ऑप्शन डी 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल, 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 94 है, बड़ा इस क्वेश्चन को देखें तो एनसीईआरटी क्लास 11th में क्वेश्चन दे रखा है, यदि आप देखेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 11th में क्वेश्चन दे रखा है, मैं बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है, मैं इस तरह कर देता हूँ, पहले करा रहे हैं इसका Br2 Fe Br3, तो बी बन रहा है, फिर करा उसका नाइट्रेशन, मैं डायरेक्ट नाइट्रेशन लिख दे रहा हूँ। पता कि अब इसमें करेंगे तो बी आपका क्या ब्रोमो कहीं भी लगा दो, और ब्रोमीन जो होता है, हैलोजन जो होते हैं वो ऑर्थोपैराडाइटिंग, क्या होते हैं ऑर्थोपैराडाइटिंग, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन ऑर्थोपैराडाइटिंग होते हैं, तो जो ये नाइट्रेशन में नाइट्रो जाएगा वो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पैरा, तो Br और NO, इसको बोल रहा है क्या Y, मेजर पूछा भी है, ऑर्थो माइनर होगा इसमें। इसमें क्या करा रहा है, पहले करा रहा है नाइट्रेशन, क्या करा दे रहा है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2, ये बात वही है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मतलब वही है नाइट्रेशन, कंसंट्रेट HNO3 H2 मतलब क्या नाइट्रेशन, यानी से मतलब क्या करा रहा है नाइट्रेशन। तो पहला लगाना तो कहीं लगा दो, NO2 कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन नाइट्रो जो ग्रुप है वो क्या है, वह मेटाडाइटिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप है बेटा मेटाडाइटिंग ग्रुप है। तो अब जब इसका हम ब्रोमिनेशन कराएंगे, जब इसका हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या करेंगे, अपने स्पेक्ट में मेटा पर भेजेगा, कहाँ मिलेगा अपने स्पेक्ट में मेटा पर, तो NO2 और Br, ये क्या आपका X है, वो X है ये Y है, X आपका होगा मेटा वाला और Y होगा पैरा वाला, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, X होगा मेटा वाला और Y होगा पैरा वाला, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, X मेटा वाला Y पैरा वाला। क्वेश्चन नंबर 95 आसान क्वेश्चन है, यहाँ जगह थी मैं कर सकता था लेकिन इधर ही करूँगा। उसमें दे रखा है बेटा क्या, C डबल बॉन्ड CH2 को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्लीवेंसन रिडक्शन होगा वो ZnHgHCl, क्लीवेंसन रिडक्शन होता है, बहुत आसान क्वेश्चन था, पूछ रखा है उसने कि क्वेश्चन नंबर 95, हाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O CH2 को कन्वर्ट कर रहा है CH2 और यूज कर रहा है ZnHgHCl, ये है क्लीवेंसन रिडक्शन, क्या होता है क्लीवेंसन रिडक्शन है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 96 क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी क्लीवेंसन रिडक्शन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। इस पर क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, मतलब मैंने इसका नोट्स में बता रखा है, एक बच्चे ने उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रखी थी। मैंने बता रखा था कि बनाना बॉन्ड बनता है इसीलिए साइक्लोप्रोपिल वाला जो होगा वह ज़्यादा स्टेबल है। मैंने नोट्स में दे भी रखा है, यह मोस्ट स्टेबल होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन सी। यह मोस्ट स्टेबल होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन सी। और उसमें हमने ट्राई फिनल लगाया होगा लेकिन वह गलत है। ये आपने हमारा नोट्स पढ़ा होगा, आप मेरे लेक्चर देखेंगे, हमने बता रखा है कि ये वाला मोस्ट होगा, इसके बाद ट्राई फिनल आएगा, इसके बाद डाई, फिर उसके बाद मतलब डबल साइक्लोप्रोपिल, फिर उसके बाद दो, मतलब 3 साइक्लोप्रोपिल, फिर 2, फिर आपका आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने क्या है 96 किया। 97 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर रहे हैं हम लोग। पढ़ते पढ़ते हाथ दर्द होने लगा मोबाइल। 97 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 97 में बेटा क्या बोला है, इसमें कार्बन आयन दे रखा है, उसमें ऑर्डर पूछ रखा है, तो मैं रियल ऑर्डर लिख देता हूँ। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। रियल ऑर्डर क्या होगा आप मैच कर लीजिएगा। जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका कार्बन आयन जब उस पर नाइट्रो लगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप -I -R है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। नाइट्रो के बाद क्या होगा, उसके बाद कोई ग्रुप ना लगा हो, यानी क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आपका नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये होगा। फिर उसके बाद आपका उस पर OH लगा हो, क्योंकि बाकी उसमें मैच नहीं कर रहा था कोई, और फिर जब CH3 लगा तो ये ऑर्डर होगा CH2 माइनस और CH3 लगा हो, तो ये आपका ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन सही था, यानी तीसरा, देन दूसरा, देन पहला, देन ये ऑप्शन है 97 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, मैं ओरली बोल रहा हूँ इसको। Which one of the following is essential and sufficient condition for a molecule to show optical activity? Which of the following is essential and sufficient condition for a molecule to show optical activity? क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है, a molecule should have more than one chiral center। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं है। A molecule should be chiral। और अगला क्या है, molecule should have center of symmetry और none of the above। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 98 का क्या है, मॉलिक्यूल यदि आपका chiral है, द मॉलिक्यूल chiral है यदि आपका, तो chiral कार्बन हो चाहे ना हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मॉलिक्यूल शुड बी chiral, शुड बी chiral, क्योंकि ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है जिनमें chiral कार्बन नहीं है फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तो मॉलिक्यूल आपका chiral होना चाहिए। यदि chiral होगा तो कोई उसमें सिमेट्री नहीं होगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 हो गया। 99, चलिए हम लोग धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं अपने टारगेट के हम लोग करीब पहुंच गए धीरे धीरे। 99 98 तक पहुंच गए। उसके बाद 100, फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन बचेगा, आज फटाक से हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट, कौन कौन सा दे रखा है, एक दे रखा ऑप्शन आपको, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नाइट्रो, ये पहला है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा दे रखा है फिनॉल, तीसरा दे रखा है एनिलीन, ये थर्ड है, और फोर्थ बोल रखा है थोड़ा, ये आपको फोर्थ दे रखा है। तो आपको पता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों ग्रुप जो आपके हैं वो हैं क्या, वो हैं आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो रिएक्शन को डीएक्टिवेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ओनली 1 and 4, ऑप्शन कौन सा होगा, सी। यह फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देंगे, कौन, 1 and 4, क्योंकि बाकी आपका जो ऑप्शन कंफ्यूजन नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, ये तीसरा कभी देता ही नहीं है, तो 1 and 4 सही है।
1 and 4 आपके नहीं देंगे, 1 and 4 नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा टच करिए तो क्वेश्चन हो जाता है। कहाँ कर लिया? 99 कर लिया। अब हम 100 की बात करते हैं। 100, क्वेश्चन नंबर 100, उसमें बोल रखा है टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन यदि आपको ध्यान हो रहा है रिटार्ड रिएक्शन पूछी गई थी। अभी जो उन्होंने क्वेश्चन किया, अभी जो पीजीटी था उसमें क्वेश्चन पूछा गया रिटार्ड रिएक्शन वाला, क्वेश्चन नंबर 100। क्या करना है बेटा? हमें कन्वर्ट करना है टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में। उसमें देखिए क्या है, उसमें देखिए जो दे रखा है पेयर मिलाने के लिए, पहला तो होगा ही होगा, कौन सा? पहला बोल रखा है CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड। दूसरा दिया है CrO2 Cl2, ये क्या है? ये तो रिटार्ड रिएजेंट है। फिर तीसरा दे रखा है SiO2 और चौथा दे रखा है KMnO4। KMnO4 आपका क्या करेगा? उसको बेंजोइक में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 यानी पहला ओनली, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2 ऑप्शन ए सही होगा। CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड और CrO2 Cl2 ये दोनों से टोल्यूइन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 101 क्वेश्चन, ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखूँ नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में देखिए हम कथन कह रहे हैं, कौन कौन सही होगा सुनिएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट तो अलग होता है, सही कथन है। दूसरा कथन क्या है? ऑल एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन, ये भी सही है, सेम प्लेन में होगा तभी रेजोनेंस होगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? रेजोनेंस हैबिट इज लेस स्टेबल देन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यह गलत है। रेजोनेंस हैबिट क्या होता है? वो सबसे अधिक स्टेबल होता है। रेजोनेंस हैबिट क्या होता है? वह सबसे अधिक स्टेबल जो होगा उसी रेजोनेंस हैबिट कहते हैं। तो पहला और दूसरा कथन सही है, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। कौन कौन सा सही है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है। और दूसरा सही है, ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। 101 हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए 102 क्वेश्चन नंबर 102, ये भी मैच द फॉलोइंग है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 102 हम लोग पहुंच गए धीरे धीरे। 102 क्या कह रहा है? लिस्ट दे रखी है 1 और 2। HVZ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है बेटा? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ एसिड। HVZ रिएक्शन किसके लिए है? हेल्वुड जेलेस्की रिएक्शन किसके लिए होती है? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड्स। एक रिफॉर्म किसके लिए होता है? रिफॉर्म की रिएक्शन किसके लिए होता है? रिफॉर्म किसकी होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर इसके लिए होता है। फिर क्लेजन कंडेंसेशन किसके लिए होता है? ये होता है बीटा कीटो ईस्टर। मैं थोड़ा काट रहा हूँ ताकि। और फिडेलक्राफ्ट, ये तो आपको पता ही है, बार बार बात होती है, किसके लिए होता है? एल्काइलेशन एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, यानी एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ये मैचिंग है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? इसमें ऑप्शन ए मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? ए। कौन कौन सा? ए बी सी डी है, इधर वाला लेफ्ट वाला इसमें मैच कर रहा है। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ये है ऑप्शन ए। मैंने रियल लिख दिया। HVZ किसके लिए? अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ एसिड। और रिफॉर्म किसके लिए? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, क्लेजन कंडेंसेशन, बीटा कीटो ईस्टर, और फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप इससे मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 103 SN2 के बारे में बात हो रही है। हाँ, SN2 के बारे में कह रहा है कि कौन कौन सा कथन सही है। SN2 बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है।
ये उन्होंने पढ़ रखा है, बकायदा आपको मैंने बता रखा है। SN2 रिएक्शन की बात की जा रही है। क्वेश्चन क्या है बेटा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन। क्या है? देयर इज दे आर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दे आर प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन, सही है, बायोमॉलिक्यूलर सही है, प्रोसीड विद इन्वर्जन सही है। दे इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, गलत है। देयर इज नो रिएजमेंट, तो यानी पहला दूसरा चौथा, इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन सही होगा पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन डी सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ओनली आगे लगा होगा, कॉपी कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। उसके आपका 104 का ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा छोड़ दिया। 105 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन पहले था, उसमें रिएक्शन करनी थी। 105 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड देखिए यहाँ भी दे रखा है, बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड इसमें दे रखा है। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, बेंजीन से, जब वो टॉलुएन से बेंजल्डिहाइड था, बेंजीन से कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड। इसमें देखिए ऑप्शन, इसमें सही होगा बी। कौन सा? ओनली 1, 2 एंड 4। ओनली 1, 2 एंड 4। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो COHCl AlCl3 वाला सही होगा, और दूसरा जो ZnCN2 वो सही होगा, चौथा वाला सही होगा, तीसरा वाला सही होगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड HCl और एनाइड्राइड AlCl3 से करेंगे तो नहीं होगा। तो पहला दूसरा चौथा सही होगा। 106 क्वेश्चन क्या है? pH at which amino acid does not migrate in an electric field is called, ज्यूटर पॉइंट होता है वो। क्या होता है? ज्यूटर पॉइंट। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक। 107वां, छठा क्वेश्चन है, 6 हो गया, 7वां क्वेश्चन है। मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, तो इसमें मेरे हिसाब से होगा NH2C डबल बॉन्ड CH2 NH2, ये वाला सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन बी है। ये बाकी में कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन होगा तो बेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा वो, इसमें कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, इसलिए बेस के लिए अवेलेबल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, 107 तक हो गया। 108 क्वेश्चन नंबर 108 है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन विल हैव हाई डायपोल मोमेंट, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ना इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये क्या है? ये आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक है तो हमेशा ये आयनिक फॉर्म में रहेगा, और जब आयनिक फॉर्म में रहेगा तो ये क्या करेगा? जब आयनिक फॉर्म में रहेगा तो ये जो है, इसमें देखेंगे आप, तो जब ये इधर चला जाएगा क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा? तो यह आयनिक फॉर्म नहीं, सॉरी, क्योंकि यह आपका वो है, एरोमेटिक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये क्या एरोमेटिक है? प्रोपाइलियम आयन होगा, प्रोपाइलियम आयन होगा, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होने की वजह से क्या होगा? ये स्टेबल होगा और ये आयनिक फॉर्म में रहेगा। आयनिक फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, क्वेश्चन 109, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बहुत रिपीटेड है। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर सैलिसिलिक एसिड गिव्स। सैलिसिलिक एसिड का यदि आप रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर से, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ब्रोमीन वाटर से Br2H2O से कराएंगे तो ध्यान रखिए, ये CO2 आपका क्या हो जाएगा? एक्चुअली रिमूव हो जाएगा, ये आपका ऑर्थो मेटा पैरा हर जगह Br लग जाएगा।
मतलब ऑर्थो मैटर नहीं, ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे, तो ऑप्शन सी ऑर्थो मैटर नहीं, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 110 क्वेश्चन नंबर 110। हम लोग धीरे करीब पहुंच रहे हैं, 110 क्वेश्चन पर पहुंच गए, तो बस 110 क्वेश्चन आपका होने जा रहा है। सॉरी 110वां क्वेश्चन है, क्या है? ग्लिसरॉल रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लिसरॉल रिएक्ट विद ऑक्जेलिक एसिड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें बनेगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। इसमें बनता है आपका एलाइल अल्कोहल। क्या बनता है बेटा? एलाइल अल्कोहल। 110 का होगा एलाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, CH2 CH CH2OH। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 111। इसमें बेटा क्या है? Which one of the following the S1 reaction will be most difficult? Which one of the following the S1 reaction is the most difficult? S1 reaction most difficult किसमें होगी? तो देखिए ब्रिज हेड कार्बन पर चाहे S1 हो चाहे SN2 हो, दोनों डिफिकल्ट होगी। इसमें मेरा ऑप्शन जो है वह डी मुझे सही लग रहा है कि ब्रिज हेड कार्बन हो चाहे, में सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिफिकल्ट ही होता है, चाहे S11 हो चाहे SN2। क्वेश्चन नंबर 111 में मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा। 112वां क्वेश्चन है, इसमें देखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा? हैलोफॉर्म रिएक्शन इसमें पहला ऑप्शन एथेनॉल है, वो देगा। दूसरा आपका में मेथिल ब्यूटेन, वो भी देगा। तीसरा ऑप्शन इसमें सबसे सही लग रहा है, ऑप्शन सी इसका सबसे सही लग रहा है। ये आपका है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 COCH3। ये आपका हो सकता है जो नहीं देगा हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सही है, प्रोटीन का क्वेश्चन है। 103, बहुत ध्यान सुनिए क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटीन। ठीक है, कर रहे हैं हम। क्या स्टेटमेंट है? प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड ओनली। ठीक है, सही है। 113वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है ऑल प्रोटीन्स हैव ओनली अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर। गलत, क्योंकि अल्फा हेलिक्स के अलावा बीटा प्लेटेड भी होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रोटीन्स हैव आइदर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल प्रोटीन्स हैव ओनली बीटा हेलिक्स। नहीं, तो पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा यानी ओनली 1 and 3, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। अगला क्या बेटा? 114 क्वेश्चन, डिटर्जेंट के बारे में बोल रखा है। डिटर्जेंट आर, डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम साल्ट ऑफ एल्कली सल्फोनेट। ऑप्शन सी सही है। इसका क्या ऑप्शन सही था? ऑप्शन सी इसका भी सही था। क्या? सोडियम साल्ट ऑफ, इसलिए मैं सबका आंसर नहीं दे रहा हूं ताकि आप उससे मार कर सकें। सोडियम साल्ट ऑफ एल्किल सल्फोनेट्स। सोडियम साल्ट ऑफ एल्किल सल्फोनेट्स, ये होता है आपका डिटर्जेंट। क्या होता है? डिटर्जेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? 116 बोला डाइनोफाइल। डाइनोफाइल वो होगा जिसमें जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतना अच्छा डाइनोफाइल होगा। तो ये पूछा है among the following the most reactive डाइनोफाइल इज। among the following the most reactive डाइनोफाइल, तो जिसमें जितने अधिक रिएक्टिव वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी अधिक उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो यह आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। 117 क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन ए सही होगा। बोल रखा है कि H2O में एक करें, कब इसमें करें, ये आपका कन्वर्जन है। कन्वर्जन आपका है CHO CHO। इसमें बोल रखा है कन्वर्ट करना है इसको किसमें? मतलब एक एल्डिहाइड का करना है आपको रिडक्शन और एक का करना है ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन ए। कौन सा? NaBH4 then MnO2। NaBH4 then MnO2। NaBH4 then MnO2।
नहीं 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 नहीं, ये वाला होगा, इसमें होगा बेटा आंसर ये। चलिए ये कहा जाए तो क्या नया रिएक्शन है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। पहला आपका कंसंट्रेट NaOH, फिर करा दें आप H3O+, क्योंकि ये क्या नया रिएक्शन है, तो डी 17 का डी, चलो ध्यान पड़ गया, डी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा तो फॉलोइंग्स आर एरोमेटिक, एरोमेटिक पूछ रखा है बेटा, 4 से दे रखे हैं, उसमें पूछा गया एरोमेटिक कौन कौन से हैं, तो पूछा तो फॉलोइंग्स आर एरोमेटिक। तो देखिए यदि आपको ध्यान होगा क्वेश्चन आप ढूंढ लेंगे, तो फॉलोइंग्स आर एरोमेटिक 118वां क्वेश्चन है, दे रखा है कौन कौन सा स्ट्रक्चर, एक ये दिया है, ये भी एरोमेटिक होगा, क्यों, क्योंकि यदि इसमें ऊपर चला जाएगा तो आपका देखिए ये आपका दोनों एरोमेटिक हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट था, ये आपका पहला है। दूसरा स्टेशन क्या है, वैसे भी हमने पहले उसका हमने निकाला है वो, तीसरा ये एजुलिन, तीसरा आपका एजुलिन है, और चौथा जो ले रखा है वो आप देख लीजिएगा, वो नहीं होगा। तो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों एरोमेटिक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ओनली 1 2 and 3, ओनली 1 2 and 3 ये तीनों एरोमेटिक। चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो एरोमेटिक नहीं होगा, चौथा ऑप्शन दे रखा है एरोमेटिक नहीं होगा। मैं क्या कर दूं, 18 क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन बचा है 19-20। तो बहुत आपने इंतजार किया, धीरे धीरे हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर दिया पेपर। तो 19-20 119 में आपको दे रखा है ये रिएक्शन है, मैं कर दे रहा हूँ डेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 Br। इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन जो है पीजीटी में पूछा गया था THF, इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो ये होगा, तो जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो ये होगा CH3 ये ऑप्शन सी है। और अगला 120वां क्वेश्चन है, बूना एस में इज कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड बूना एस में क्या एस लिखा हुआ है तो स्टाइरीन होगा, एक पॉलीमर से क्वेश्चन आया है, सी ऑप्शन। तो इसी के साथ ही हमने पूरा पीएचडी का पेपर डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आपके पास जो भी सीरीज हो ABCD, ये सीरीज ए का हमने पूरा सॉल्व किया है, लेकिन क्योंकि पूरा सॉल्व किया है, क्वेश्चन बार बार बोला है, तो आप किसी भी सीरीज का मैच करा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या लाइक और शेयर करें। थैंक यू।